हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 7th क्लास से हमारे अतीत सेकंड हमारी बुक है, यानी कि हिस्ट्री की बुक हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान की स्थिति को आपका देखते हुए हमने सबसे पहले पढ़ा था कि दिल्ली की जो स्थापना हुई है वो आपका लगभग 12वीं सदी में हम लोग देखते हैं। तोमरों और चौहानों ने क्या किया है, दिल्ली में अपने राजवंश किए हैं। उसके बाद ही आपकी जितनी भी ये तुर्क सत्ता स्थापित हुई है और तुर्कों के बाद जो आपके मुगल हैं वो आपके दिल्ली में आए और उसी समय से आपके दिल्ली केंद्रीकृत आपके सत्ता के रूप में पूरे विश्व में पूरे भारत में उभरी। हमने जैसा कि अपना लेक्चर प्रारंभ किया था, हमने तोमर चौहानों के बाद हम लोगों ने गुलाम वंश को देखते हुए जो था आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के विषय में हम लोगों ने पढ़ा और जो उसके महत्वपूर्ण शासक थे उन सभी शासकों के विषय में हम लोगों ने आपका लेक्चर देखा। और हमने साथ में ये भी पढ़ा कि अगर दिल्ली के अंदर बैठा हुआ सुल्तान आपका किस प्रकार से पाकिस्तान वाला क्षेत्र, बंगाल वाला क्षेत्र या आप ये कहेंगे दक्षिण भारत में वो अपना किस तरह नियंत्रण कर रहा था, क्या उसके सामने चुनौतियां थी, किस प्रकार उसने अपनी चुनौतियों का सामना करा, उन सबको हमने देखा। और इस लेक्चर में विशेष रूप से हम लोगों ने एक चीज को बड़ा फोकस किया था, वो था रजिया सुल्तान का, कि रजिया सुल्तान एक महिला सुल्तान थी जो इतिहास में शायद पहली और आखिरी सुल्तान थी जो बनी। हमने उसकी कमियों को देखा, उसमें मिनाज सिराज के जो आपके शब्द थे उन शब्दों को पढ़ा हमने और एक सारी चीजों को बहुत अच्छे से अपने लेक्चर के माध्यम से उनको जाना, पढ़ा और समझा। क्लियर है? मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, किसी प्रकार का आपको डाउट है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, अगर आपका प्रश्न नहीं है हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, आपको याद होना चाहिए कि हम जो थे अपने इस लेक्चर के अंतर्गत यहाँ तक अंतिम रूप से हम इसको देख चुके थे। क्लियर है? आज हम लोगों को दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत आपकी कमजोर थी, यहाँ से करना है। लेकिन हम जैसा हम लोग अपना लेक्चर करते हैं तो हम सबसे पहले जो कल का लेक्चर हुआ है उसको छोटा सा ब्रीफ में रिवीजन करते हैं, ताकि जो बच्चे कल नहीं आए थे या किन्हीं को कुछ चीज समझ नहीं आई है वो बच्चे समझ सकें। उसके लिए हम लेक्चर को वापस शुरू करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे लेक्चर में था, उसी के हिसाब से हम लोग अपने लेक्चर को प्रारंभ करेंगे। ध्यान देंगे, चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान के अंतर्गत सबसे पहले ये हमारे सामने चित्र है जो आपका प्राचीन लगभग 12वीं सदी के बाद में जो स्थापना हुई थी दिल्ली में। जो छोटे मोटे शहर थे जैसे आपका फिरोजाबाद, फिरोसा, कोटला, हौज खास, सीरी, जहापना, दिल्ली, कुना, आपका तुगलाबाद, अलीबाग, ये ऐसे शहर थे जिनकी स्थापना उस समय हो रही थी। उसके बाद आप देखिए दिल्ली के शासकों की तालिका 1 में हमें पूरी विस्तृत से आपकी चर्चा मिलती है कि दिल्ली में सबसे पहले किस वंश का शासक था और कितने वंश तक की स्थिति रही और कौन कौन महत्वपूर्ण शासक इसमें हुए, उनके विषय में तालिका बड़े स्पष्ट रूप से, बड़े आकर्षित तरीके से हमारे सामने है। सबसे पहले राजपूत वंश आते हैं। राजपूत वंश में जो आपके तोमर हैं, तोमर लोग सबसे पहले शासन करते हैं 1130 से लेकर 1145 ईस्वी के बीच, आपको पता होगा। तोमर में भी सबसे पहले इनका बड़ा फेमस शासक थे अनंगपाल सिंह तोमर, जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। बच्चों, ये परीक्षा में आपका प्रश्न भी पूछा जाता है और व्यक्तिगत रूप से आपको पता होना चाहिए कि अगर आप दिल्ली का इतिहास पढ़ रहे हैं तो दिल्ली के इस इतिहास के अनुसार दिल्ली की स्थापना की थी अनंगपाल तोमर ने। अगर आप पौराणिक साहित्य के अनुसार देखेंगे तो दिल्ली की स्थापना किन्हों की थी? पांडवों के पुत्र जो थे 5, उन्होंने आपके दिल्ली की स्थापना की। तो दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था उस समय में। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अपने इसी इतिहास की, तो हम यहाँ बात करेंगे आपके तोमर, चौहान और पृथ्वीराज चौहान जो सबसे फेमस है, जिसने आपके तराइन की लड़ाइयां लड़ी हैं। क्लियर है? और उसी के बाद यहाँ एक शासक है, एक नया वंश स्टैब्लिश हो रहा है जो हम प्रारंभ में आपके तुर्क शासक हैं जैसे कुतुबुद्दीन साहब, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ये गुलाम वंश के शासक रहे हैं। इनके विषय में हम लोगों ने कल पढ़ा। फिर इसके बाद आता है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो संस्थापक बनेगा वो बनेगा जलाउद्दीन खिलजी और इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक होगा अलाउद्दीन खिलजी। जो कहानी होगी, जो पद्मावती वाली जो कहानी है, वो इसी आपके शासक से आपकी संबंधित है। फिर इसके बाद आएंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश में गयासुद्दीन आपका तुगलक और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक। इसको भी हम लोग आपका पढ़ेंगे अपने लेक्चर के अंदर। फिर आपका फिरोज शाह तुगलक
और फिरोज शाह तुगलक के बाद आपका क्या होता है, सैयद वंश की स्थापना होती है, जो 1414 से लेकर 1451 के बीच में होता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट शासक होता है खिजर खां। कौन होता है बच्चों? खिजर खां। तो हम खिजर खां के विषय में पढ़ लेंगे। फिर आता है लोधी वंश। ये मानिए कि दिल्ली सल्तनत ही आपकी समाप्त होती है। ऐसे अभी तो बहुत सारे शासक हैं, लेकिन हम इस आपकी श्रेणी के अंदर जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो हमारे शासक हैं, जो दिल्ली के सुल्तान रहे हैं, उनकी हम लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं। बहुत ऐसा नहीं है जिनका कार्यकाल 1 साल का भी रहा है, किसी का 2-3 महीने का भी रहा है, कुछ ऐसे भी हैं। उनको हम व्यक्तिगत विशेष रूप से नहीं पढ़ रहे हैं, एक जनरल रूप में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमको जानकारी कैसे मिली, दिल्ली के सुल्तान बनते कैसे थे, इनकी हमें दिन तारीख के बारे में कैसे पता। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो सुल्तान थे उनके दरबार में कुछ कवि, कुछ आपके लेखक, कुछ इतिहासकार बैठते थे। और हम जान रहे हैं कि तुर्कों की जो भाषा थी, ऑफिशियल भाषा, जिसको हम प्रशासनिक भाषा बोलते हैं, फारसी, जैसे हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश में पूरा काम होता है मेनली, तो उसी तरह यहाँ क्या था, आपका फारसी था। ठीक। और वैसे ध्यान रखिए, भारत की प्रशासनिक भाषा इंग्लिश है। ठीक। इसमें फिर हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद हमने पूरी हिस्ट्री को पढ़ा, क्या क्या चीजें थी, रजिया किस तरह से आपके सिंहासन बैठ रही थी, जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है, लिंग भेद क्या है, रजिया सुल्तान के बारे में मिनाज स्वराज के विचार क्या थे। क्लियर है? इसके विषय में हम लोग आपका देखें। फिर दिल्ली सल्तनत का विस्तार जो हो रहा था, जो गैरसिन शहर थे और उनका फैला हुआ आपका साम्राज्य था, उस पूरे साम्राज्य की बात हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत हम लोग आपका कर रहे थे। इसको हमने देखना है। फिर कैसे देख रहे थे कि जो दिल्ली के आपका सुदूर क्षेत्र हैं, उन सुदूर क्षेत्र में किस तरह से ये लोग अपना शासन कर रहे थे, क्या चीजें हो रही थी, क्या क्या उनके सामने समस्याएं आती थी, क्या उनके सामने आपकी चुनौती थी, किस तरह से उनको वो सॉल्व करते थे। इन सारे चीजों को हम लोगों ने आपका देख लिया और आज हम इसी के आगे हमारा लेक्चर था और हम लोग यहाँ से अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो ये उन बच्चों के लिए मैंने रिवीजन करवाया है कि जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे या जिनको कुछ चीज समझ नहीं आई थी, तो उन लोगों के लिए एक ब्रीफ में रिवीजन है। अब शुरू करते हैं इससे आगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे अपना डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत आपके कमजोर थी, यानी कि शुरू में जो दिल्ली सल्तनत की जो आपकी सेना थी वो कैसी थी, अपेक्षाकृत आपकी कमजोर थी। मगर 150 वर्ष के बाद, यानी कि 150 साल के बाद, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप की एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। यानी कि जब मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बना, तो आप देखिए उसके जब अंतिम समय तक एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान जब उसने चलाया था, भले ही उसके सारे सैन्य अभियान असफल रहे, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी। इसने शत्रुओं की सेना को आपका परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमे में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र पर इसका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। अब देखिए ये किस तरह से अपना शासन कर रहा है, जो उसके शत्रु उसको परास्त कर रहा है, शहरों पर कब्जा कर रहा है, जो किसान हैं उनसे राजस्व वसूल रहा है, और जो बड़े क्षेत्र हैं उन पर आपका सीमाओं पर किस तरह से नियंत्रण कर रहा प्रभाव था। इन सबको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करें बच्चों, देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान है। अलाउद्दीन खिलजी, जिसके विषय में हम लोग आपका देख रहे थे, खिलजी वंश का दूसरा वो बनेगा ये सुल्तान। ठीक। तो इसने किस तरह से दक्षिण भारत में, साउथ में अपना अभियान चलाया। दिल्ली से किस तरह उसने गुजरात पर, चित्तौड़ पर, रणथंबोर, कांगड़ा, मड़ू, देवगिरी जो आपकी, और उसके बाद आपका वारंगल, होलसेल और तंजूबर, यानी कि उसने वो दक्षिण की तरफ अपना प्रसार किया। तो उस पूरे सैन्य अभियान को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का सैन्य अभियान। उस पूरे सैन्य अभियान को मानचित्र कर हमारे सामने दिखाया गया है। आप इसको देख सकते हैं कैसे दिल्ली से उसने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर किस तरह से दक्षिण की तरफ आपका बढ़ा। देखिए, रणथंबोर को जीता, चित्तौड़ को, गुजरात को, मांडू को, कड़ा को, देवगिरी उसके लिए बहुत समय में हाथ लगी, वारंगल को जीता, होलसेल को भी जीता, फिर उसके लास्ट में जो आपका तंजौर है इसको जीत लिया। इतना हम लोग इसमें देखें। अब थोड़ा सा ये चित्र को हम लोग एक बार और देखिएगा, कितना अच्छा चित्र आपके सामने है। और जब आप चित्रों को देखते हैं तो देखने के बाद एक अजीब सी उत्सुकता हमारे मन में जगती है कि ये कैसी व्यवस्था है,
कैसा इनका कार्यकाल रहा होगा, कैसे इतना सुंदर आर्किटेक्चर है, ये चीजें कैसी हैं, तो इन देखने के लिए बड़ा उत्सुकता होती है और होनी भी चाहिए। उत्सुकता होगी तो हम लोगों को जानने में, पढ़ने में, सीखने में और अच्छा लगता है। समझते हैं इसमें क्या है। 12वीं शताब्दी के आखिरी दशक में बनी कुतुबुल अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारों यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तान द्वारा बनाई गई सबसे पहले शहरों में स्थित थी। इतिहास में इस शहर को दहली कुना यानी कि पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई है। सबसे पहले इसको देखिए, आपने मीनार सुनी होगी, कुतुब मीनार, बड़ा नाम सुना होगा आपने कुतुब मीनार, आपकी दिल्ली में है। थोड़ा इसके विषय में देख लीजिए, मैं आपको बता दूं क्या है कुतुब मीनार की स्थिति। ये रही आपकी कुतुब मीनार। इस कुतुब मीनार की अगर आप स्थापना की बात करोगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, इसकी नींव रखी थी, लेकिन कुतुब मीनार को कंप्लीट करने वाला था उसका दामाद इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। देखिए, और जो इसकी ऊपर की बिल्डिंग है ये क्षतिग्रस्त हो गई थी बिजली गिरने के कारण, इसको बनवाया था ऊपर से, आपका ध्यान रखिए, इसको पूरा कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 3 शासकों का इसमें बड़ा योगदान रहा है और ये मस्जिद की जो इमेज है हमारे सामने वो आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए किस तरह से बनी हुई है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए मस्जिद यह है। अब थोड़ा हम लोग आपका समझ लेते हैं अक्सर में है क्या, क्योंकि हम लोगों को यहाँ जो हमको शब्दावलियां दी है उनका अर्थ दिया होता है, और अर्थ का मतलब है कि हम उनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी नॉलेज के लिए। देखिए मस्जिद अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा यानी कि घुटने और माथे टेकते हैं। यानी कि मस्जिद कैसी जगह है जहां मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी अल्लाह की, अपने भगवान की, अपने ईश्वर की घुटने टिकाकर, सर के बल मतलब लेट कर घुटना अपना मत्था टेक कर क्या करते हैं, वो आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ नमाज पढ़ते हैं। देखिए जामा का मतलब होता है जहां बहुत सारे लोग मिलकर आपकी क्या पढ़ें, आपका एक साथ आपके नमाज पढ़ते हैं। ठीक, नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम, ध्यान दीजिए, जितने भी आपके नवाजी होते हैं, जो लोग बच्चों नवाजियों का मतलब जो हम लोग आपके नमाज पढ़ते हैं, उनमें सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष कौन होता है? इमाम। देखिए हर मस्जिद में एक इमाम होता है। उसी तरह जिस तरह हमारे मंदिर में आपके पंडित जी होते हैं, ऐसे ही जो अपनी मस्जिदें होती हैं उनमें क्या होते हैं? इमाम होते हैं, के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी देते हैं। अब आपने नाम सुना होगा खुतबा। खुतबा का मतलब होता है धर्म उपदेश। क्या होता है? धर्म उपदेश। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला। तो आपको पता लग गया कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर कर क्यों नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि भारत में अगर मक्का को देखें तो वो पश्चिम दिशा में पड़ता है, इसलिए उसकी तरफ देखकर ही आपका नमाज पढ़ी जाती है। इतना आपको समझ आया कि क्या है नमाज पढ़ने का लॉजिक, क्या उसकी स्थिति है, क्यों पढ़ते हैं, कौन उसका नेता है, और शुक्रवार के दिन खुतबा यानी कि धर्मोपदेश क्या होता है। इतना आप पढ़ चुके होंगे, इतना समझ चुके होंगे, मेरी उम्मीद है। कोई चीज ऐसी जो आपको इसमें आपको समझ नहीं आ रही है संबंधित, तो आप मुझसे अपना प्रश्न जो है बच्चों पूछ सकते हैं। अब देखिए एक चित्र दिया है, थोड़ा आप इसको देख लीजिए। ये जो आपको चित्र मिला, चित्र नंबर 3, बेगमपुरी मस्जिद ही है। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व शरणार्थी का मुख्य स्थल मस्जिद दौरान बनाएगी मानचित्र है। ये वाला मानचित्र बनाया। अब एक बार थोड़ा इसको देखिए। देखिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अगर हमको कोई पुराने और या कोई प्राचीन रूप से ऐतिहासिक हमको स्मारक, भवन, बिल्डिंग, निर्माण दिखते हैं तो उनके बारे में पढ़ने की और उनको जानने की और उनको देखने की बड़ी उत्सुकता होती है कि नहीं बच्चों? होती है। तो यही आपकी क्रिएटिविटी जो होती है, ये आपको
सीखने के लिए आपको प्रेरित करती है। क्या करती है? आपको सीखने के लिए आपको प्रेरित करती है। ठीक, आप इसको ध्यान रखिए। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई, जिससे उसके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। अब देखिए होता क्या है कि जो आपके दिल्ली के जो सुल्तानों थे, यानी जो भी आपके शासक रहे हैं, उन सुल्तानों ने क्या किया, उपमहाद्वीप जितने भी भारत के पास पड़ोस के क्षेत्र थे, अन्य देश थे, उनमें क्या कराई, अनेक शहरों में आपके मस्जिदें बनवाई। और उनका मस्जिद बनवाने का सिंपल ये कॉन्सेप्ट था कि जो मुसलमान और इस्लाम है उनके रक्षक होने का उनको बल मिलेगा। क्या मिलेगा? बल, यानी कि उनको हिम्मत मिली। ऐसा देखिए, समान आचार संहिता क्लियर है और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालु के लिए परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक होती थी। क्या होती थी? जो लोग आस्था का पालन करते हैं, जिनमें आपकी श्रद्धा है, जो आपके श्रद्धालु हैं, और परस्पर एक दूसरे से मिलें, जुड़ें, बोध मतलब ज्ञान कराती थी। कौन? मस्जिदें। देखिए ऐसा होता है, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कोई लोग आपको मिलते हैं, आप उनको देखते हैं तो मेल झोल हो जाती है, भेंट हो जाती है, भाईचारा बढ़ता है। ये जितने भी धार्मिक संस्थान हैं ये क्यों होते हैं? इसलिए तो होते हैं ताकि भाईचारा बढ़े, लोगों में सद्भावनाएं, आस्था हो, लोग दयालु बने, इसलिए तो होती हैं सारी चीजें। अब देखिए कितनी अच्छी आपको इमेज दिखाई जा रही है। मानचित्र 4 को देखिए। मौट की मस्जिद सिकंदर लोधी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। बच्चों किसने बनवाई थी? ये मौट की मस्जिद, ध्यान रखिए। तो मौट की मस्जिद बनवाई थी सिकंदर लोधी ने। ठीक, देखिए ये है मौट की मस्जिद। आप इमेज देखिए मौट की मस्जिद का, अलग है, कुछ यूनिक लग रही है। बच्चों आर्किटेक्चर को देखिए, इमेज को देखिए, किस तरह की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देगा। दिखाई दे रहा पूरा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और नई चीजों को सीखते हैं और जानते हैं कि क्या चीजें हैं थोड़ी सी और क्या इसमें है, इसको ताकि हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकें, इसको देख सकें। देखिए ये रहा आपका एक मस्जिद, ये भी है बगल में, ये भी दिखाई गई, देख रहे हैं? तो अलग अलग स्ट्रक्चर जैसा है, लेकिन सब मस्जिदों में गुम्मद होगा। गुम्मद जानते हो? मैं आपको पढ़ाया था वैसे। ये मेहराब है। ये क्या है? ये मेहराब है, पता होना चाहिए आपको। क्या है ये? मेहराब। ध्यान दे थोड़ा सा। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन समाकैन, यानी कि किस तरह से तुगलकों का और खिलजियों का जो शासन था उनको जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, नजदीक से एक नजर देखते हैं उनके शासन पर कि कैसा उनका प्रशासन रहा है। क्लियर है बच्चों? ताकि हम लोग इनको बहुत अच्छे से देख सकें, इनको बहुत अच्छे से आपका पढ़ सकें। देखिए जब तक हम चीजों को नहीं पढ़ते हैं, जोड़ते नहीं, तब तक हम लोगों को कैसे चीजें समझ आएंगी। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल राज्य के समावेशन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासनों की जरूरत होती थी। देखिए अगर आप दिल्ली पर शासन कर रहे हैं, जो सुल्तान होता था तो वो चाहता था कि जितने भी सूबेदार हो, प्रशासक हो, सबसे बड़ी बात है वो क्या हो? विश्वसनीय हो, जिन पे वो विश्वास कर सके, ऐसे हो आपके सूबेदार और आपके प्रशासक, क्योंकि इन्हीं के हाथ में होता था पूरा प्रशासन चलाना। राजा तो मात्र देखभर का था। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के साथ अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करने अधिक पसंद करते थे। बात कर रहे हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश क्या करता था? जो उनके सामंत थे, उनके जमींदार थे, के स्थान पर वो विशेष रूप से चाहता था कि जो मेरे गुलाम हैं वही सूबेदार नियुक्त हो। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। अब देखिए जो इल्तुतमिश था और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये दोनों ही क्या थे बच्चों? गुलाम थे। क्या थे? दोनों ही गुलाम थे। ये आपको ध्यान रखना है। उन्हें राज्य के कुछ बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था।
वे चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो जाता था। वो क्या थे कि वो सुल्तान के विश्वसनीय थे और इसलिए क्या था, सुल्तान उनसे बहुत निर्भर, उनके ऊपर डिपेंड। अब देखिए, गुलामों के बारे में कुछ कहावत है, वो कही जाती है, जो इतिहासकार लिखते हैं, थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं क्या है, ताकि हम इसको समझें। बेटों से बढ़कर गुलाम। ठीक, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरे जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। क्योंकि देखिए, इल्तुतमिश जैसा और कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा गुलाम मिलना बड़ा मुश्किल है। क्लियर है? क्योंकि ये क्या थे, गुलाम थे। आपको पता होगा बच्चों कि जब आपकी तराइन की युद्ध होता, जब आपका पृथ्वीराज चौहान आपका हारता है, तो पृथ्वीराज चौहान के बाद तो दिल्ली पर शासक करता है महमूद गोरी, तो गोरी शासक नहीं करता। गोरी के बाद उसका गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भारत में शासन करता है। उसका विश्वास नहीं था, इसलिए पूरा अपना साम्राज्य उसको सौंप कर चला गया था। ठीक, आगे देखिए। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से बढ़कर होता है। कह रहे जो अनुभवी गुलाम हो वो क्या होता है, अपने बेटों से बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ आता है? क्या ऐसा क्यों है? अगर आपको समझ आता है तो आप बताइए। ये आपका प्रश्न चिन्ह है, ताकि आप उसकी जिज्ञासा को थोड़ा आप उनको पढ़ सकें, क्या चीज है। देखिए, थोड़ा आगे देखते हैं। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह को इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपनों पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। आश्रित का मतलब समझते हो बच्चों? आश्रित बड़ा शब्द आता है कि आश्रित, आश्रित क्या होता है, मतलब देखिए, आश्रित का मतलब देखिए, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो या उस पर निर्भर हो, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, आश्रित कहते हैं। क्या बोलते हैं? आश्रित। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के ऊपर निर्भर हो, डिपेंडेंट हो, उसको हम लोग आश्रित कहते हैं। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इसे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। कह रहे इन लोगों को आपके सेनापति बना दिया करते थे, सूबेदार नियुक्त कर दिया करते थे, लेकिन इनके साथ ही कुछ क्या थी बच्चों, ध्यान रखना है, कुछ राजनीतिक अस्थिरता भी होने लगी थी। ठीक, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षण के प्रति तो वफादार रहते ही थे, मगर उनके उत्तरदायियों के प्रति नहीं। अब देखिए, वो अपने मालिक के प्रति कैसे थे, आपके वफादार थे, लेकिन जो उन्होंने जो उनके उत्तराधिकारी थे, मान लीजिए कोई शासक है, अब जो भी आपका गुलाम होगा, वो आश्रित होगा, वो इस राजा के अधीन रहेगा, इसके प्रति वफादार रहेगा, लेकिन जो इसका लड़का शासक बनेगा या कोई और शासक बनेगा, वो उसके प्रति वफादार नहीं थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच खटहाट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। फारसी तकरीब के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो ये कहते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों में कमी थी कि वो नीचे वर्ग के लोगों को क्या करते थे, उच्च वर्ग मतलब उच्च पदों पर बैठाया करते थे। तो इस तरह से कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। देखिए, आप इसको पढ़ रहे हैं, इनको देख रहे हैं, इनको समझ रहे हैं, तो सारी चीजें आपको एक बहुत अच्छे से पूरे आपको बहुत सही रूप से आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं, सुल्तान महमूद तुगलक के अधिकारी जन। थोड़ा इसको देख लीजिए। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीज खुर्रम नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोजा हज्जा नामक नाई, इनका मदद तफका नामक बावर्ची और लट्ठा तथा पीर नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था।
14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान की राजनीतिक विवेक के नशा और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। कह रहे कि जिन लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका उच्च पदों पर बैठाया है, एक ऐसा व्यक्ति जो आपका शराब बना रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका पेशे से नाई है, एक ऐसा व्यक्ति जो पेशे से माली है, उन मालियों को क्या करा है, उन्होंने उच्च पदों पर बैठाया है। तो जियाउद्दीन बर्नी क्या बोल रहे हैं इनके बारे में कि जो सुल्तान है वो राजनीतिक कैसा है, विवेक से, यानी राजनीतिक मस्तिष्क से उसमें क्या हो गया, नशा और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों का रूप है। ये जो उच्च पदों पर बैठे हैं, इसका साफ मतलब है कि राजा को राजनीतिक विवेक नहीं है, उसे नशा है और शासन करने में असक्षम है। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको देखनी है, इसको हम लोगों ने यहां तक अपना देख लिया। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है और थोड़ा सा इसमें ये आपको जानना है। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने पूरी जो आपका दिल्ली सल्तनत है, उन सारे शासकों के विषय में आपका रिवीजन किया, किस तरह से शासक शासन कर रहे थे और क्या क्या चीजें होती थी, किस तरह से शासक अपने क्षेत्रों पर सूबेदार और जो था आपके सेनापति नियुक्त करते थे, कैसे शासन चलाते थे, उन सारी व्यवस्थाओं के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और उनके द्वारा कुछ बनाई गई भवन, इसमें जो जैसे आपका मस्जिद वगैरह, हमने उनके विषय में पढ़ा और कुछ आपके शब्दावलियों के हम लोगों ने मीनिंग भी आपके देखे, उनके अर्थों को पढ़ा और समझा है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने लेक्चर को रिवीजन करते रहिए। तो बच्चों, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।